प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। मैं प्रांशु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट बोर्ड क्लास 9th पे। कैसे हैं भैया? बढ़िया होंगे और आप लोग भी अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही बड़े बेसब्री के साथ आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि सर लाल पान का बेगम आपने चैप्टर पढ़ा दिया, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं कराए हैं। तो साथ ही आज इस क्लास में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आज उन्हीं सब प्रश्नों को कराने वाले हैं। सॉरी माफ करिएगा। तो सभी लोग एक बार क्लास को जानदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिए कि हिंदी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलेगा साथी, सबसे पहले बात करते हैं कि साथी ये लाल पान का बेगम आपने पढ़ा था कि ये होता क्या है और इनकी कहानी क्या है। तो ये सब आपने जान चुके हैं ये होते क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा साथी वो होने वाला है पद्य खंड। स्टार्ट कर देंगे। तो बताओ आप लोग सभी लोग तैयार हो पद्य खंड के लिए? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप लोग तैयार हो। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी का स्वागत है भैया। जो जिसका नाम सभी का स्वागत है। बता दो भैया आप लोग तैयार हो? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हम तैयार हैं। बताए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप लोग रोज पढ़ना चाह रहे हो। अच्छा रोज पढ़ोगे, चलो वो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी कंप्लीट कर दी जाएगी। सर आप कैसे हैं? हम लोग बढ़िया है भाई, हम तो बढ़िया है, आप लोगों का प्यार है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। सर जी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ भाई आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और बात करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कृष्ण आपने चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस चैप्टर को फिर से पढ़े होंगे, रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि थंबनेल में आपने देखा कि आज आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का श्रृंखला होने वाला है। ठीक है, चलेगा। तैयार हैं? यस सर तैयार हैं। तो तैयार होने से पहले जो भी बच्चा अभी तक उड़ान बैच के साथ नहीं जुड़ा है वो साथ ही उड़ान बैच के साथ इनरोल हो जाइएगा और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। सर कैसे जुड़ना है? तो भैया आपको प्ले स्टोर पर जाना है, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके वहां से आप उड़ान बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम से बेहतरीन कर सकते हैं। साथ ही सबसे पहले एक बार आप लोग क्लास को जानदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा साथी, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगेगी तभी लाइक वाला बटन दबा देना। और यदि साथी आप चैनल पर नए बने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथी यदि आप नए बने हैं तो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तीन चीज हमें आपसे चाहिए। इतना चीज आप तो दे ही सकते हो क्योंकि आपके प्रांशु भैया आपको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है साथी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मतलब पहला आने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छा, एक चीज और है कि आपका जब मैं पद्य खंड स्टार्ट करूंगा तो साथ ही आपका मैं जीवन परिचय हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा। तो आप लोग भी लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग साथ में लिखने का प्रयास करोगे तो एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो क्या आप लोग हाथ से लिखना चाह रहे हो? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या जीवन परिचय आप लोग हाथ से लिखना चाह रहे हो? जल्दी जल्दी बताओ। है हिंदी ग्रामर कब से स्टार्ट होगा? साथ ही आपका ये 3 चैप्टर हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद कुछ ग्रामर का पार्ट स्टार्ट कर देंगे, उसको आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ ग्रामर भी आपका पढ़ा देंगे, हाथ से लिखकर पढ़ाएंगे। ये बताओ जैसे कभी का आप जीवन परिचय पढ़ोगे तो साथ ही ये बताओ लिखकर पढ़ेंगे या आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। हाथ से लिखकर पढ़ोगे, क्या बात है। तो चलेगा साथी, हाथ से ही लिखकर पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपकी जो और चीजें रहेंगी वो सारी चीजें आपकी पीपीटी से रहेंगे, समझाना हमारा काम रहेगा। तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, इतने बच्चे हैं। बिल्कुल, तो चलेगा साथी स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो सभी विद्यार्थी आशा करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सही दोगे। ठीक है, बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि उत्तर दोगे कि नहीं दोगे, बताओ। चलेगा, हाँ लिख कर पढ़ाएंगे, बिल्कुल चलेगा। आज का पहला क्वेश्चन साथी आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आपको प्रश्न एकदम धैर्य के साथ पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उत्तर आपको बेहतरीन तरीके से देना है। उत्तर किस प्रकार देना है मैंने बताया है कि जैसे पहला प्रश्न है तो साथी आपको पहले प्रश्न का पहला सही है ए करिएगा, पहले प्रश्न का बी सही है तो बी करिएगा, पहले प्रश्न का यदि सी सही है तो सी करिएगा,
पहले प्रश्न का यदि डी सही है तो इस प्रकार साथी आपको ये 4 ऑप्शन रहते हैं, तो जो ऑप्शन सही रहेगा, जो प्रश्न का ऑप्शन सही रहेगा, ये आपको उत्तर देना है। तो जल्दी जल्दी बताइए कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था। और बहुत बच्चे, हमारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, क्या बात है भाई, आप लोग मतलब तैयारी एकदम बेहतरीन किए हो। हाँ सर, 4 मार्च 1921 को लॉक कर दीजिएगा। चलिए भाई, जहां हमारे बच्चे चाहेंगे हम उसी को लॉक कर देंगे। भाई जिन्होंने ए उत्तर दिया है एकदम से बेहतरीन दिया है, शानदार उत्तर दिया है। आशा करेंगे कि आप लोग भी एग्जाम में इसी प्रकार का उत्तर दोगे जिससे आपका एग्जाम बेहतरीन जाए। अच्छा, आप लोगों का त्रैमासिक जो एग्जाम था, आप लोग बताए नहीं कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया साथी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, आपका जो हिंदी का एग्जाम था साथी कैसा गया था। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो, बताओ 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 भाई, कुछ प्रश्न पूछे हैं तुमसे और तुम बता नहीं रहे हैं। चलो आगे चलते हैं भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था। बताइएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था। जल्दी जल्दी कहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी का बढ़िया गया था, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको रहे कि आप लोग ऐसे ही बढ़िया पेपर देते रहिए। बाकी जिसका एग्जाम सही नहीं गया है साथी, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करोगे तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका उत्तर दीजिएगा भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लो भैया, आने लगा कि सर फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था, तो औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। बच्चे उत्तर दे रहे हैं, तो क्या किया जाए, बच्चों के उत्तर के साथ सर आप भी चल दिए। हाँ भाई, जहां हमारे बच्चे उत्तर देंगे वहां आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या बात है। चलेगा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथी, उत्तर दीजिएगा कि अगला ही प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। रेणु जी का जन्म किस जिले में हुआ था। रेणु जी का जन्म किस जिले में हुआ था। रेणु मतलब कौन, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म किस जिले में हुआ था। जल्दी जल्दी उत्तर दो भैया। पूर्णिया, अररिया, कटिहार या मधुबनी, बताओ बताओ भाई, रेणु जी का जन्म बताओ। बताओ भाई, भैया रेणु जी का जन्म, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या बात है। कविता वाला अध्याय जो आपका साथी स्टार्ट होगा, ये आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, क्या बात है सर जी। अररिया, बहुत बढ़िया। धीरज कुमार ने शानदार उत्तर दिया है, अफसाना परवीन ने भी बेहतरीन उत्तर दिया है कि सर अररिया को लॉक कर दीजिएगा। लो भाई, अररिया आपका, जिन्होंने अररिया दिया है भाई एकदम से बेहतरीन दिया है, शानदार दिया है। चलेगा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। रेणु जी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। गोदान, मैला आंचल, गबन या रंगभूमि। देखो, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि तैयारी आप लोग शुरुआत किए हो, उड़ान बैच के साथ जुड़े हो, पढ़ाई कर रहे हो साथी, ये जान लो कि जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि इस पढ़ाई को आपने निरंतर बनाए रखा एग्जाम तक साथी, आप एक दिन जरूर सफल होगे, उसका परिणाम भी आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, तो जल्दी जल्दी उत्तर दो भाई। तो गोदान है, मैला आंचल है, या गबन है, या रंगभूमि है। तो भाई जल्दी जल्दी बताओ रेणु जी का। भैया रेणु जी का क्या है, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, चौथे का बी लॉक कर दीजिएगा। भाई बच्चे भागो ना, देखो मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। भाई जिन्होंने बी उत्तर दिया है एकदम से बेहतरीन उत्तर दिया है, शानदार उत्तर दिया है, क्या बात है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, लाल पान की बेगम किस विधा की रचना है, बताओ। लाल पान की बेगम किस विधा की रचना है साथी, कविता की, नाटक की, कहानी की या निबंध की, बताओ। लाल पान की बेगम ये क्या है, आपका क्या है भैया, जल्दी जल्दी बताओ। कविता है, नाटक है, कहानी है या आपका निबंध है। तो भैया आपने देखा होगा कि मैंने बार बार रिपीट किया होगा कि लाल पान की बेगम आपकी क्या है, कहानी है। क्या है भाई, कहानी है। तो जल्दी जल्दी उत्तर दो, किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। सर पांचवे का सी लॉक कर दीजिएगा। क्या बात है यार, तुम लोग यार एकदम से बेहतरीन उत्तर, शानदार उत्तर दे रहे हो, दिल खुश कर दिए। चलो बहुत बढ़िया भाई, आपका जिन्होंने कहानी उत्तर दिया है एकदम से साथी आपका सही है। चलो आगे चलते हैं। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि लाल पान के बेगम के लेखक कौन है, बताओ। लाल पान के बेगम के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। प्रेमचंद जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं या नागार्जुन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ।
तो भैया लाल पान की बेगम के लेखक आपके कौन है? प्रेमचंद जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर या नागार्जुन? बताओ। तो भैया क्या बात है सर जी, बी। लो भाई बहुत बढ़िया, आप लोगों ने साथी जो उत्तर दिया है फणीश्वरनाथ रेणु, एकदम से बेहतरीन उत्तर दिया है। आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। बिरजू की माँ किस बात से दुखी थी? जो बिरजू की माँ थी वो किस बात से दुखी थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बिरजू की माँ किस बात से दुखी थी? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, बताओ। बीमारी से, बैलगाड़ी समय पर नहीं आने से, पैसे की कमी या भोजन न मिलने से? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तुम्हारी से पूछ रहे हैं, उत्तर दो। तो भैया बिरजू की माँ किस बात से दुखी थी? क्योंकि बिरजू के पिताजी ने वादा किया था कि भैया उनके पास तो भैया बैल तो है लेकिन बैलगाड़ी नहीं था, वो जो गाड़ी होता है वो नहीं था। तो बिरजू के पिताजी कहते हैं कि वादा दिलाते हैं, अपने पत्नी को विश्वास दिलाते हैं कि इस बार हम आप लोगों को बलरामपुर का मेला दिखाएंगे। और गांव की सभी स्त्रियां मेला देखने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन बिरजू की माँ नहीं जाती है। तो बिरजू की माँ इस बात से दुखी होती है कि बैलगाड़ी अभी तक नहीं आया है, बिरजू के पिताजी कहाँ रह गए हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग एकदम से बेहतरीन उत्तर दिए हो कि बैलगाड़ी समय नहीं आने पर बिरजू की माँ क्या हो जाती है? क्रोधित हो जाती है, रूठ जाती है। चलो आगे चलते हैं। बिरजू की बहन का नाम क्या था? बताओ, बिरजू के बहन का नाम क्या था साथी? फूलो था, चंपिया था, धनिया था या सुनरी था? बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताओ, बताओ भाई। आज आप लोग भाई एक बार देखो, एक बार आप लोग क्लास को जानदार तरीके से देखो, शेयर करो यार, ये गलत बात है क्या? यही प्यार आज की क्लास को देखने के लिए मिल रहा था? बताओ, एक बार क्लास को आप लोग जानदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक लाइक वाला बटन आप लोग नहीं दबाए हो तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो साथी, ये आपको दो चीज करने आवश्यक है। जल्दी से उत्तर दो। तो भैया ए चंपिया, चंपिया कौन कहता था? आ जाए चंपिया को हम फिर बताते हैं। आ जाए चंपिया, ये जो 26 हाथ का जीव लेकर घूम रही है ना, आ जाने दो चंपिया को फिर बताते हैं। तो भैया बिरजू की बहन का क्या नाम था? चंपिया नाम था, जिन्होंने भाई बी उत्तर दिया है। एकदम से बेहतरीन उत्तर दिया है, शानदार उत्तर दिया है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? बिरजू के पिता किस स्थान पर नाच दिखाने वाले थे? अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि भैया जो उन्होंने वादा किया था, और जब भैया वादा की तो भैया जानते हो कि कहा जाता है कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती है। तब से बिरजू की माँ आपन ठिकाने नहीं बा, तब से अगले बगले सत्ता कही दिन कि भैया तो है चलईबंग नाच देखे। बिरजू पापा बैल तो लई आए, हम गहन गाड़ी ले आए, जल्दी से तहो सोन तैयार हुई, साथे चलब नाच देखे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ जा कि भैया बिरजू के पिता किस स्थान पर नाच दिखाने वाले थे? सर 9th का बी, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर जी, बलरामपुर, क्या बात है बच्चा, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भाई बी उत्तर दिया है एकदम से बेहतरीन उत्तर दिया है साथी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलेगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिरजू की माँ क्या बना रही थी? अब बताओ बिरजू की माँ क्या बना रही थी? खीर बना रही थी, पूड़ी बना रही थी, या मीठी रोटी बना रही थी, या हलवा बना रही थी? तो आशा करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर साथी एकदम से बेहतरीन दोगे। बताओ बिरजू की माँ क्या बना रही थी? अब भैया उसका जीभ तो लपलपा रहा था, किसका? शकरकंद खाने के लिए। किसका? बिरजू का। और बिरजू का खाता है? हाँ, मम्मी जी कूट देती हैं, मम्मी जी कूट देती हैं। तो भैया वो मीठी रोटी बना रही थी, क्यों? क्योंकि उनको बलरामपुर का नाच देखना था, तो सोची कि रास्ते में जब भूख लगेगा तो हम लोग खुशी से मीठी रोटी खाएंगे। ठीक है, मीठी रोटी खाएंगे। चलो आगे चलते हैं। हाँ, बिरजू की माँ ने पहले किसे आवाज दी? बताओ, बिरजू की माँ ने सबसे पहले किसे आवाज देती है? बिरजू की, या चंपिया की, या फुआ की, या जंगी की? तो बताओ भैया, बिरजू की माँ सबसे पहले, बिरजू की माँ ने पहले किसे आवाज दी? तो भैया बिरजू की माँ ने सबसे पहले, अरे ये चंपिया, किसे आवाज देती है? बताओ भैया। 11 का सी उत्तर आ रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, 11 का उत्तर दो भाई, 11 में कंफ्यूजन है। हाँ भाई, जिन्होंने भाई बी साथी उत्तर दिया है एकदम से बेहतरीन उत्तर दिया है। 11 का बी वाले बच्चे एकदम से सही है साथी, चंपिया को आवाज देती है। आप लोग कहानी को फिर से पढ़िएगा, ठीक है? सबसे पहले चंपिया का ही चर्चा होता है, हैं? चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे।
मखनी फुआ कौन थी? पड़ोसिन थी, रिश्तेदार थी, बहन थी या चाची थी? बताओ भैया, मखनी फुआ कौन थी? क्या बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? है क्या बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? है तो भैया कौन कहती है? मखानी फुआ कहती हैं। और मखानी फुआ साथी क्या होती हैं? मखानी फुआ आपके कौन होती हैं? पड़ोसिन होती हैं। कौन होती है भाई? पड़ोसिन होती हैं। जिन्होंने साथी ये उत्तर दिया है, एकदम से बेहतरीन उत्तर दिया है, बढ़िया उत्तर दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। अभी देखो ये बात हुई ना कि तुम लोग यार उत्तर एकदम से सटीक दे रहे हो, ये बात आप लोगों की हमको बहुत जमती है। चलेगा आगे चलते हैं। अच्छा आप लोग भाग जाते हो, और मैंने यही प्लानिंग किया था कि कल से जो मैं कभी कभी परिचय पढ़ाऊंगा साथी, कभी परिचय पढ़ाऊंगा, तो मैंने अभी चर्चा किया है कि हाथ से लिखकर पढ़ाऊं कि पीडीएफ से पढ़ाऊं। हैं तो तुम लोग क्या बोले? तुम लोग बोले कि सर जी हाथ से लिखकर पढ़ाइए। तुम लोग बोले क्या कि सर हाथ से लिखकर पढ़ाइए। फिर उसके बाद कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हाथ से नहीं लिखकर पढ़ाइए। हैं ये तो गलत बात है ना। तो तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम लोगों को किस प्रकार पढ़ना है। देखो हमारा तो पूरा विचार है कि हाथ से लिखकर पढ़ाएं। पहले संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा देंगे, उसके बाद आपका विस्तार रूप से कैसे लिखा जाता है उसको लिख देंगे। सब कुछ लिखना आपको सिखाएंगे, लेकिन एक बार क्लास को जानदार तरीके से साथी आप लोग शेयर कर दो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिरजू की मां किस बात पर सबसे अधिक नाराज थी? बताओ। पीपीटी। अच्छा पीपीटी। अच्छा भाई हाथ से, हाथ से। देखो हाथ से लिखवाने वाले के साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो हाथ से लिखकर पढ़ाएंगे, ठीक है। सर टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल की बात डिस्कस कर लेते हैं साथी। देखो 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, साथी और बुधवार। इसमें क्या होता है कि जैसे शुरू में मेरा हिंदी चला, क्या चला भाई? 3 दिन मेरा क्या चला? हिंदी चला। फिर उसके बाद 3 दिन क्या चला? 3 दिन आपका इंग्लिश चलेगा, 3 दिन इंग्लिश चलेगा। फिर इंग्लिश के बाद क्या चलेगा? संस्कृत चलेगा। क्या चलेगा? संस्कृत चलेगा। फिर संस्कृत के बाद क्या चलेगा? अगले सोमवार को, जैसे ये सोमवार को, जैसे ये अभी सोमवार स्टार्ट हुआ है, तो भैया ये 3 दिन कंटिन्यू मैं पढ़ाऊंगा। फिर अगले सोमवार को आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी। किसकी क्लास चलेगी? इंग्लिश क्लास की। फिर और अगले वाले सोमवार को भैया संस्कृत की क्लास चलेगी। फिर और उसके आगे जब जाओगे तब हम फिर मिलेंगे भैया। इसी सीक्वेंस से आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लास होगी। तो भैया बिरजू की माँ किस बात पर सबसे ज्यादा नाराज थी? तो भैया बैलगाड़ी न आने पर, बारिश पर, या फसल पर, या मेहमानों पर? तो भैया बिरजू की माँ सबसे ज्यादा जो नाराज थी वो न बैलगाड़ी नहीं आने पर थी, कि भैया सब नाच देखने चले जाएंगी, का बिरजू की मम्मी नाच देखने नहीं जाएगी है। चलो आगे चलते हैं। बिरजू किस चीज के लिए बार बार मांग कर रहा था माँ से? बताओ। बिरजू जो था वो अपने मम्मी से क्या मांग रहा था? बताओ। बिरजू जो था वो अपने मम्मी से क्या मांग रहा था? दूध, गुड़, मिठाई, फल। जल्दी जल्दी उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। तो भैया बिरजू किस चीज की बार बार मांग कर रहा था? सर आई एम न्यू स्टूडेंट। साथी जो भी नए विद्यार्थी हैं तो अभी जुड़े हैं, तो साथी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बात है सर जी, बी गुड़, वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भैया सभी का स्वागत है जिन्होंने भाई गुड़ दिया है, एकदम से बेहतरीन। हमारे तरफ से भी आपको गुड़ मिल जाए, आपको भगवान तरक्की दे, आप लोग भी जीवन में सफल हो। चलो कहानी का मुख्य परिवेश क्या है? शहर है, गांव है, जंगल है, या विद्यालय है? आशा करेंगे कि आप लोग भी बेहतरीन उत्तर दोगे। कहानी का जो मुख्य परिवेश है, परिवेश का मतलब होता है कि रहन सहन। तो भैया कहानी का जो मुख्य परिवेश है साथी आपका क्या है? तो भैया क्या है? शहर है, गांव है, जंगल है, या विद्यालय है? जल्दी जल्दी उत्तर दो। बिल्कुल बिल्कुल आराधना कुमारी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी बी को लॉक कर दीजिएगा। भाई लो जहां हमारे प्रिय विद्यार्थी उत्तर देंगे, प्रांशु भैया भी उत्तर देंगे। चलो भाई, बिरजू के पिता क्या लेकर घर लौटे? साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा, ट्रैक्टर? बताओ। तो भैया किस लिए गए थे? भैया वो नाच दिखाने के लिए सबसे पहले तो बगल के गांव में गए थे। क्या गए थे भाई?
क्या गए थे? बैलगाड़ी लेने के लिए। उनके पास तो बैल था, लेकिन लेने क्या गए थे भैया? बैलगाड़ी लेने गए थे। क्या लेने गए थे भाई? बैलगाड़ी लेने गए थे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलेगा, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर दीजिएगा। बिरजू की मां ने किसे नाच देखने के साथ चलने के लिए बुलाया? मखनी फुआ को, जंगी जंगी की पतोहू को, या सुनरी को, या सभी को? भैया बिरजू की मां ने किसे नाच देखने के साथ चलने के लिए बुलाया? अब भैया जब बैलगाड़ी आ जाती है, बिरजू के पापा बैलगाड़ी लेकर आ जाते हैं, तो भैया जो आक्रोश होता है वो सारी की सारी चीजें प्रेम में बदल जाती हैं। तो भैया बिरजू की मां किसे बुलाती है? भैया मखानी फुआ को भी बुलाती हैं, जंगी की पतोहू को भी बुलाती हैं, सुनरी को भी बुलाती हैं, तो सभी को बुला देती हैं। हाँ सही है ना? है तो भैया 17 का सर जी ए। तो भाई 17 का जिन्होंने डी उत्तर दिया है, हम डी वाले को उत्तर पर जाएंगे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जिन्होंने डी उत्तर दिया है साथी एकदम से दिल जीत लिया है। चलेगा, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि कहानी में किस फसल का अधिक उल्लेख किया गया है? बताओ, कहानी में किस फसल का अधिक उल्लेख किया गया है? बताओ, गेहूं का, धान का, जूट का, या मक्का का? तो साथी कहानी में किसका सबसे ज्यादा उल्लेख होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। और एक बार प्यारा वाला दिल भेज दो, जल्दी जल्दी दिल भेज दो, जल्दी जल्दी भेजो। सर आई एम न्यू स्टूडेंट। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथी, जो भी नए विद्यार्थी हैं। उत्तर दो भाई। तो भैया सबसे ज्यादा जो उल्लेख किया गया है, किसने सी दिया? 18 का सी। बहुत बढ़िया। बी वाले खत्म, समाप्त। साथी सबसे ज्यादा जो उल्लेख होता है वो जूट का होता है, जूट का होता है साथी। जिन्होंने सी उत्तर दिया है सही उत्तर दिया है। बिरजू के पिता ने धान की क्या चीज घर लगाई? तो बिरजू के पिता ने धान की क्या चीज घर लाई? बताओ भैया क्या लाते हैं घर पर? कौन सा चीज लाते हैं बिरजू के पिताजी? जल्दी जल्दी कमेंट करके उत्तर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करके उत्तर दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं भैया? हम तो धरती से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को प्यार से पढ़ा रहे हैं। सर हमें नींद आने लगी है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम। कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम। देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो तुम। ठीक है, असफलता का सबसे कारण जो होता है आलस्य होता है। साथ ही नींद चैन को त्याग दो। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी उत्तर दो। भैया क्या लाते हैं? तो साथी आपके क्या लाते हैं? पंचशीश अर्थात बालियां लाते हैं। क्या लाते हैं भैया? बालियां लाते हैं घर पे अपने। आगे चलिएगा। नवान्न का संबंध किससे है? नए वस्त्र से है, नए धान से है, नए घर से है, या नए बैल से है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। नवान्न का अर्थ क्या होता है साथी? भैया नवान्न का जो अर्थ होता है आपका क्या होता है? नया धान होता है। 19 का बी दे रहे हो है? हम 20वें प्रश्न पे हैं और तुम उत्तर किसका दे रहे हो? चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर दीजिए। कहानी में ग्रामीण जीवन का कौन सा पक्ष दिखाया गया है? आपसी प्रेम और ईर्ष्या दोनों का, केवल गरीबी का, केवल अमीरी का, केवल शिक्षा का? जल्दी जल्दी उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ, बताओ। हाँ सुल्ताना। चलो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ये भैया ग्रामीण जीवन में क्या है? आपसी प्रेम और ईर्ष्या दोनों का पक्ष दिखाया गया है। पहले ईर्ष्या होता है, फिर अंत में क्या हो जाता है साथी? प्रेम हो जाता है। क्या बात है, लाइक वाला बटन दबा देना भाई, और क्लास को जानदार तरीके से आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, बिल्कुल। सर हिंदी ग्रामर की क्लास यूट्यूब पर होगी या एप्लीकेशन पे होगी? साथ ही आपकी हिंदी ग्रामर की जो क्लास होगी वो साथ ही आपकी यूट्यूब पर चलने वाली हिंदी की सारी क्लासेस मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर दूंगा। ठीक है, और आपकी क्लासेस भाई उस पर चलेंगे। बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम किसने कहा? बताओ, बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कौन कहता है? मखाने फुआ कहती हैं, जंगी की पतोहू कहती हैं। चंपिया और बिरजू को तो औकात ही नहीं है कि भैया कह दे, है नहीं तो कूटे जाएंगे। लेकिन जंगी की जो पतोहू थी वो का थी? वो बिरजू की माँ से नहीं डरती थी, तो वही कहती है कि इस गली में क्या भैया, इस गली में लाल पान की बेगम बसती है।
इस गली में लाल पानी की बेगम बसती है। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया, चलेगा आगे चलते हैं। कहानी का मुख्य आकर्षण क्या था? कहानी का मुख्य आकर्षण क्या था साथी? मेला, नाच, मंदिर या बाजार? तो भैया कहानी का जो मुख्य आकर्षण था, आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना, मनमोहित करना, किसी को उत्सुकता बढ़ाना, तो भैया उसी को कहते हैं आकर्षण। अब जैसे कोई सीरियल आता था तो मैंने बताया था, अब ऐसे मोमेंट पर खत्म किया जाता था सीरियल कि कल आखिरकार होगा क्या, तो कल उसी टाइम पर फिर टीवी चालू करके फिर बैठ जाओ। तो भैया आपका क्या, मेला का बहाना है। किसका था भैया? मेला का था। भाई आपकी जब पद्यखंड का 3 चैप्टर में पढ़ा लूंगा, 3 से 4 चैप्टर पद्यखंड खत्म कर दूंगा, तब आपका व्याकरण मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और व्याकरण साथी आपको ये जान लो कि एकदम शुरू से एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेंगी, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों की ये शुरुआत है, तो साथ ही व्याकरण वादा आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो व्याकरण में कमी होगी वो सारी की सारी चीजें मैं सुधरवा दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपको हमारे साथ मेहनत करने की आवश्यकता है। चलेगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिरजू के पिता किस स्वभाव के व्यक्ति थे? मेहनती किसान थे, आलसी थे, व्यापारी थे या अधिकारी थे? बताओ भाई, बिरजू के जो पापा थे वो क्या थे, उनका स्वभाव कैसा था? भैया बिरजू के पिताजी का जो स्वभाव था साथी, वो क्या थे? मेहनती किसान थे। क्या थे भाई? मेहनती किसान थे। बताओ 23 का ए, 24 का उत्तर देना है, 24 का। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके उत्तर दो। 24 का ए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, ये बैच गुड़िया 599 का है। कहानी का अंत किस भाव के साथ होता है? दुख के साथ होता है, क्रोध के साथ होता है, खुशी और अपनापन होता है या भय? अर्थात जो कहानी का अंत होता है, मेला देखने जाते हैं तो अंत में क्या होता है? क्या दुखी होते हैं या क्रोध होते हैं या भाव होते हैं या अपनापन होता है और खुशी का भाव होता है? तो साथ ही अंत में अपनेपन का भाव होता है और दोनों में क्या होती है? खुशी का भाव आपस में लगा रहता है। आगे चलिएगा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर दीजिएगा। चलेगा, कहानी किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? आंचलिक शैली या हास्य शैली या वीर शैली या वैज्ञानिक? वैज्ञानिक अर्थात आप जानते हो विज्ञान से संबंधित, वीर अर्थात युद्ध के बारे में बात किया जाए, हास्य का मतलब हंसी के बारे में नहीं, ये आंतर अर्थात अपने अंदर झांकने वाली जो रियलिटी होती है उस कहानी को दर्शाया गया है कि आंचलिक शैली की ये क्या है, कहानी प्रसिद्ध है साथी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। रेणु ने हिंदी कथा साहित्य में किस धारा को लोकप्रिय बनाया है? कि रेणु जी ने जो हिंदी कथा का साहित्य है उसे किस धारा को लोक प्रसिद्ध बनाया है? छायावाद, आंचलिकता, प्रगतिवाद या रहस्यवाद? तो जल्दी जल्दी उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अभी आपने देखा है कि क्या भैया, आंचलिकता। क्या भैया? आंचलिकता। आंचलिकता में सबसे ज्यादा कथा साहित्य किया है और रोचक बनाया है। ठीक है, चलेगा। रेणु को कौन सा सम्मान मिला था जिसे उन्होंने त्याग दिया था? भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म भूषण या ज्ञानपीठ? आशा करेंगे कि इसका उत्तर आप लोग सटीक दोगे। तो भैया रेणु जी को जो पुरस्कार मिला था साथी, वो कौन सा पुरस्कार मिला था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो भैया रेणु जी को जो पुरस्कार मिलता है वो पद्मश्री मिलता है, लेकिन उसको स्वीकृत नहीं करते हैं। रेणु जी उसको स्वीकृत नहीं करते हैं, उसको त्याग देते हैं। आगे चलिएगा। फरीश्वरनाथ रेणु का निधन कब होता है? बताइएगा। आशा करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हर एक विद्यार्थी सही देगा और बेहतरीन तरीके से देगा। बताओ तो भैया फणीश्वरनाथ रेणु का निधन कब हुआ था? तो साथी फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो निधन होता है वो कब होता है? 11 अप्रैल 1977 को होता है। कब होता है भाई? 11 अप्रैल 1977 को होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलेगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न है और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य संदेश क्या है? भैया धन ही सब कुछ है? नहीं भाई। शहर का जीवन श्रेष्ठ है? नहीं भाई। शिक्षा का महत्व? नहीं। ग्रामीण जीवन में प्रेम है?
बिल्कुल है। ईर्ष्या है, बिल्कुल है। संघर्ष है, यस है। मानवता है, बिल्कुल है। तो भैया ये सबसे ज्यादा चित्रण सुंदर लगता है। अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न साथी सही हुआ। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। जिसका भाई 25 के ऊपर रहेगा तो साथी वो जान लेना कि उसकी तैयारी आपका बेहतरीन है। ठीक है, चले आगे, चले, बहुत बढ़िया, चलेगा। अब चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब आ जाइए सब्जेक्टिव प्रश्न, और सब्जेक्टिव प्रश्न का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। सब्जेक्टिव प्रश्न है कि बिरजू की मां को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि भैया बिरजू की मां जो थी उसे लाल पान की बेगम क्यों कहा गया। बताओ बताओ। तो जंगी की जो पतोह होती है उसे व्यंग्य रूप में, अर्थात उसको चिढ़ाने के लिए कहती है कि इस गली में लाल पान की बेगम बसती है, उसके पास तो अपनी जमीन होती है, बैल होती है, अच्छी फसल भी होती है, ठीक है, और वो वादा करती है कि सबको अपने बैलगाड़ी से नाच दिखाने लेकर जाएगी। तो इससे गांव की स्त्रियां उससे क्या करती थी भैया, इससे क्या करती थी, ईर्ष्या करने लगती थी। गांव की स्त्रियां क्या करती थी भैया, ईर्ष्या करने लगती थी। भैया जंगी की पतोहू व्यंग में बिरजू की मां को लाल पान की बेगम कहा। क्या कहती है भैया, जंगी की पतोहू क्या कहती हैं, लाल पान की बेगम कहती हैं, क्योंकि उसके पास अपनी जमीन होती है, बैल होती है और अच्छी फसल थी। वह बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने वाली थी, इससे गांव की स्त्रियां उससे क्या करती थी, जलन करती थी। तो अंत में वह सब प्रसन्न होकर सबको साथ लेकर नाच दिखाने जाती थी, और तब यह उपाधि उसे आत्मसम्मान, पहले तो भैया व्यंग रूप में, अर्थात पहले तो भैया चिढ़ाने के लिए कहा जाता था, लेकिन और यही शब्द लास्ट में आत्मसम्मान के लिए कहा जाता है, सौभाग्य के लिए कहा जाता है, खुशी का प्रतीक माना जाता है यही लाल पान की बेगम। सोचो, ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल, हाँ, नवान्न के पहले नया धान जूठा दिया, इस कथन से बिरजू बिरजू की मां का कौन सा भाव प्रकट होता है। भैया कहते हैं कि जैसे घर में फसल होता है तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को फसल चढ़ाना चाहिए, तभी हमारे वो पेट में जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले इष्ट देव को चढ़ाते हैं, तो बिरजू फसल तो हो जाता है, लेकिन साथ ही वो बिरजू पहले ही जूठा कर देता है। तो ये जो प्रतीक माना जाता है, धार्मिक का माना जाता है, धार्मिक परंपरा के प्रति सम्मान और संस्कारशीलता प्रकट होती है साथ ही, ठीक है। तो भाई क्लास को एक बार शानदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। ये आप लोगों से आशा नहीं है कि आप लोग इतना गलत उत्तर दोगे कि भाई क्लास आपकी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो भैया इस कथन से बिरजू की मां धार्मिक आस्था, परंपरा के प्रति परंपरा के प्रति सम्मान, संस्कारशीलता प्रकट होती है। वह मानती है कि नवान अर्थात जो नया अन्न है या जो नया धान है साथी, नया धान है, सबसे पहले उसका क्या किया जाए, पूजन किया जाए, नहीं तो यह क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है भाई, अशुभ माना जाता है। मैसेज सभी का आ रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन पढ़ाने पर ध्यान फोकस करने दो, नहीं फिर रूटीन गड़बड़ा जाएगा और आप लोगों का फिर पढ़ाई बेकार हो जाएगी। पढ़ाई से रिलेटेड आपको बात करनी है तो बताइएगा। बिरजू की मां मन ही मन क्यों कुड़ रही थी, अर्थात मन ही मन क्यों चिढ़ रही थी, क्योंकि बिरजू के पिताजी ने बिरजू के पिता ने बोला था कि भैया हम जा रहे हैं बैलगाड़ी लेने के लिए और तुम सब कुछ तैयारी कर लो, और हम बैलगाड़ी जैसे ही लेकर जाएंगे तो हम लोग बलरामपुर नाच देखने जाएंगे। लेकिन बैलगाड़ी सही समय पर नहीं आती है, तो वो क्या करती हैं, लोग जो पड़ोसी होती हैं उनका उपहास करती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं, इसीलिए वो ज्यादातर कुड़ जाती हैं, ठीक है। तो भैया बिरजू की माँ इसलिए कुड़ जाती हैं क्योंकि उसके पति, उसके जो पति थे समय से बैलगाड़ी लेकर नहीं लौटते हैं, बैलगाड़ी लेकर उसके पति नहीं लौटते हैं। उसे डर था कि कहीं बलरामपुर का नाच न देख पाएगी, अर्थात नाच में नहीं देख पाऊंगा। साथ ही पड़ोसिन के ताने भी मिलते थे, उपहास भी मिलते थे, ये सब सुनकर वो सबसे ज्यादा दुखी होती थी और चिंतित होती थी। तो भाई एक बार क्लास को आप लोग शानदार तरीके से शेयर कर दो। क्या क्लास अच्छी नहीं लग रही है ये बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। और कह रहा है कि सर अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दो। हाँ, इंस्टाग्राम आईडी लो भैया, अगर आपको चाहिए तो आप सर्च मार लेना प्रांशु सर, प्रांशु सर
हिंदी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर दीजिएगा। लाल पान की बेगम शीर्ष कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिएगा। बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। लाल पान की बेगम शीर्ष कहानी की कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिएगा। यह शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ निकले। कहानी में लाल पान की बेगम बिरजू की माँ के लिए कहा गया है। आत्मसम्मान, सौभाग्य और ग्रामीण स्त्री के स्वाभिमान का यह प्रतीक माना जाता है। स्वाभिमान का मतलब स्वयं का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखना, प्रारंभ में यह संबोधन व्यंग के रूप में प्रयुक्त होता है। मैंने अभी बताया ना कि यह जो व्यंग होता है अर्थात चिढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यही बात सम्मान में प्रयुक्त हो जाती है और खुशी से भर जाती है। इसीलिए शीर्षक कहानी के भाव और संदेश दोनों को स्पष्ट करता है। अभी ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, बताओ ठीक है ना भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ठीक है। बताओ बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि ठीक है। तुम्हारी लोग से पूछ रहे हैं। जल्दी जल्दी एक बार क्लास को शेयर कर दो, हम भी शेयर कर देते हैं भाई। तुम लोग तो यार सुनोगे नहीं हैं, शेयर कर दें। जल्दी जल्दी शेयर कर दो, हम तो शेयर कर दिए, अब आपकी बारी है कि शेयर कर दो। याद कैसे करेंगे? साथ ही आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है और प्रश्न को अपने से उत्तर बनाने का प्रयास करिएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जरूर कर पाओगे, लेकिन हाँ प्रश्न को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, प्रश्न को आप छोड़िएगा नहीं। चलेगा, आगे चलते हैं। हाँ, चार मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाव ही नहीं पड़ते। आशय स्पष्ट कीजिएगा। जैसे कहते हैं ना कि चार पैसे क्या कमाने लगे, अब तो भैया जो ये कदम रख रहे हैं पहाड़ पर रखने लगे, आसमान पर रखने लगे हैं। अर्थात जिस स्थिति से उठे थे अब उस स्थिति को भूल चुके हैं, किसी को पहचान ही नहीं रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी व्यंग होता है कि भैया मखनी फुआ कहती हैं, व्यंग में कहती हैं, क्या कहती हैं, उसका आशय है कि भैया जूट बेचकर सब कुछ पैसा मिल जाता है। लेकिन बिरजू की माँ क्या हो जाती है, फिर बाद में घमंडी हो जाती है। तो वास्तव में गांव की स्त्रियां इससे क्या करने लगती है, ईर्ष्या करती हैं। तो यह कथन मखनी फुआ ने व्यंग के रूप में कहती हैं और इसका आशय है कि भैया जूट बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं। कि जूट बेचती है कौन, बिरजू की माँ बेच देती है और इनके पास कुछ पैसे आ जाती हैं। तो ये मखनी फुआ कहती है कि अब इनको क्या, इनको घमंड हो गया है। वास्तव में यह गांव की स्त्रियों की ईर्ष्या द्वेष की भावना को व्यक्त करता है। ठीक है, आगे चलेगा। इस कथन से चंपिया के प्रति मां की किस मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है? बताओ। कहने का मतलब है कि भैया इस कथन से चंपिया के प्रति मां के किस मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात मन की भाव क्या निकलती है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, बताओ। और जल्दी से भाई लाइक वाला बटन दबा दो, जल्दी से। 450 का मैंने टारगेट दिया है, उसको पूरा कर दो और सभी लोग एक बार क्लास को जानदार तरीके से शेयर कर दो। ठीक है ना, चले आगे। बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करो कि हाँ सर आगे चलेगा। तो आगे चलते हैं। बोलो सर मैं मोतिहारी से हूं। अच्छा, आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि आप लोग किस जिले से हो। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप लोग किस जिले से हो, बताओ। तो भैया इसमें चंपिया के प्रति क्या होता है, माँ की जो भावना होती है। वैसे वादा किए रहते हैं, गुस्सा तो पूरा नाच पर रहता है और चंपिया का बहाना पा जाती हैं। तो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव होने के कारण चंपिया पर अपना गुस्सा उतारने का प्रयास करती हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। सर मोतिहारी नवादा से हैं, सर पटना से हैं, क्या बात है, भोजपुर से बहुत बढ़िया, गया से बहुत बढ़िया, क्या बात है, दरभंगा से, बक्सर से, मधेपुर से, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथी, क्या बात है। चले आगे। सत्यम यादव भदोही, हम समझे नहीं भाई। सत्यम यादव भदोही से हैं? हैं? बताओ भाई, सत्यम यादव।
सर हम सारण जिला से हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे भाई इतना तेज कमेंट कर रहे हो, क्या ही बताएं। हैं? चलिएगा, अब यहाँ पर देखेगा, इस कथन से माँ का क्षणिक क्रोध होता है, अर्थात मात्र समय भर, अर्थात तुरंत आता है गुस्सा और तुरंत उतर भी जाता है। ठीक है। झुंझलाहट प्रकट होती है, वह नाच देखने की चिंता होती है और मानसिक तनाव के कारण चंपिया पर गुस्सा निकालती है। वास्तव में वह अपनी बेटी से बहुत स्नेह करती है। स्नेह का मतलब होता है प्रेम करती है। अपने बेटी से क्या करती हैं? प्रेम करती हैं साथी। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। एक बार क्लास को जानदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि साथी चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिरजू की माँ और पिता के संबंधों में कड़वाहट अस्थायित है, यह अस्थायी है या अस्थायी है? कारण बताइएगा। तो यह बिरजू की माँ और पिता के संबंधों की कड़वाहट अस्थायी है, अर्थात मात्र। कड़वाहट का मतलब होता है कि जैसे अभी उनकी अर्धांगिनी क्या करती है? गुस्सा करती है, लेकिन वो जो गुस्सा होता है अस्थायी होता है, अर्थात फिर खत्म हो जाता है। ठीक है। पति के देर आने से नाच देखने की चिंता के कारण वह नाराज होती है, और जैसे ही बिरजू के पिता बैलगाड़ी अपने खेत की धान बालियां लेकर लौटते हैं तो उसका जो सारा क्रोध होता है वो समाप्त हो जाता है। दोनों के बीच जैसे पहला प्रेम होता था फिर वैसे आपका प्रेम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्या बात है। चलेगा, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच में वहां प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिएगा। तो भैया गांव की कहानी में गरीबी होती है, ईर्ष्या होती है और आपसी टकरार भी दिखाई देती है, लेकिन वहां प्रेम भी दिखाई देता है, सहयोग भी दिखाई देता है, अपनापन भी दिखाई देता है गांव में। और वास्तव में ये कहानी सच है भाई। अंत में बिरजू की माँ जो होती है पड़ोस की महिलाओं को भी अपने साथ नाच देखने के लिए ले जाती है और सभी मिलकर हंसते गाते। इससे स्पष्ट होता है कि गांव का जो जीवन है कठिनाइयों के बीच स्वाभाविक प्रसन्नता से है और सामूहिकता से, अर्थात एकता से है। ठीक है, चले आगे। बिल्कुल सर, मेरा हिंदी का बुक बताओ भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, कहानी में बिरजू चंपिया की चंचलता तथा बालपन का उदाहरण दीजिएगा। अब भैया बिरजू की माँ कहती है कि भैया फलाने बोल कढ़ाई, अब तक कढ़ाई नहीं पहुंचाए, और जैसे कढ़ाई लेके आओ था तो बिरजू का करता अपने कपारे पे लग देता, वो बतावा था कि का दीदी देखो मिलिट्री का टोपी, याद है ना? दीदी देखो मिलिट्री का टोपी, और क्या कहता है कि यह उड़न जहाज होगा है। तो अब भाई इसमें क्या होता है, और चोरी भी करते हैं, शकरकंद भी चोरी करते हैं। बिरजू जो होती है, बिरजू की जो बहन होती है वो शकरकंद भी चोरी करते हैं। भैया इस कहानी में वही चंचलता और बालपन दिखाई देता है। भैया बिरजू शकरकंद और गुड़ खाने की जिद करता है, कड़ाही को मिलिट्री टोपी बनाकर खेलता है और उड़न जहाज की बातें करता है। चंपिया चोरी से बिरजू को शकरकंद देती है, गीत गाती है, नाच देखने के लिए उत्साहित रहती है। इन घटनाओं से दोनों बच्चों का निश्चल बालपन और चंचल स्वभाव स्पष्ट होता है। लाल पान की बेगम के कहानी का सारांश क्या है? लाल पान की बेगम के कहानी का सारांश क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो यह लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है। इनमें गांव के जीवन, गरीबी, ईर्ष्या, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। बिरजू की माँ बलरामपुर का नाच देखने के लिए उत्साहित रहती हैं, लेकिन पति के देर आने पर वह निराश हो जाती हैं। तो पड़ोस की स्त्रियां उसका मजाक उड़ाती हैं। अंत में उसका जो पति होता है बैलगाड़ी लेकर लौटता है और सभी जो परिवारजन तथा पड़ोस स्त्रियां होती हैं वो मिलकर नाच देखने के लिए जाती हैं। और कहानी का अंत प्रेम से खत्म होता है, सहयोग से खत्म होता है, उत्साह के साथ खत्म होता है और ग्रामीण की सहज सुंदरता के साथ समाप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलेगा, आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका ये 2 प्रश्न और बचता है। ठीक है, कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दे। भैया कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दे। भैया बिरजू की जो माँ होती है वो क्या होती है? स्वाभिमानी होती है, मेहनती होती है, संवेदनशील होती है, स्नेहमयी ग्रामीण महिला होती है। और बिरजू जो होता है वो चंचल होता है, उसके अंदर बालपन होता है, भोलापन होता है, नटखट बालक होता है। चंपिया समझदार होती है, सरल होती है, स्नेही लड़की होती है और गीत गाती है। बिरजू के जो पिता थे मेहनती किसान थे, जिम्मेदार व्यक्ति थे, परिवार से प्रेम करने वाले।
व्यक्ति थे। मखनी फुआ भैया पड़ोसिन थी, यह व्यंग प्रेम के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, लेकिन अंत में सहयोग भी करती हैं। जंगी की पतोहू स्पष्टवादी अर्थात सब कुछ स्पष्ट बोलती थी, चंचल भी थी और हंसमुख थी। ठीक है, तो भैया ये रहा आज की क्लास। तो आपकी क्लास भैया समाप्त हो चुकी है। सर मेरा हिंदी का क्या भाई कविता आने वाला है, मन के कई चेहरे। अच्छा, तो चलेगा साथी, ये रही आज की क्लास। अगर साथी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कल की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल की जो आपकी क्लास होगी एकदम बेहतरीन तरीके से होगी। तो चलेगा दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए टारगेट बोर्ड यूपी हाई स्कूल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।